चले जी। तो जनाब आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अच्छा जी। तो लेक्चर पार्ट वन, आइजा 520 का, जिसमें हमने पूरा एक जायचा खींचा था और मैंने आपको बताया था कि अभी जो असल एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो मैंने बताना पढ़ाना आपको स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है। तो आज हम वो प्रैक्टिकल साइड देखेंगे आइजा 520 की। और ये जो कैफ लेवल पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सीए फाइनल लेवल पे भी आप लोगों को बड़ी मदद देगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कैफ लेवल पे पढ़ाओ खत्म हो गया, सीए फाइनल लेवल का भी इसके अंदर टच आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। एक अच्छे लेवल पे आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो अब तक एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम लोग ये देख चुके हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रेशियोज को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, और ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशंस क्या बताती हैं। ठीक है। ये एक पैटर्न है, नंबर्स एक पैटर्न है, कहानी है। ठीक है। उस कहानी को हमें समझना है। एवरी नंबर हैज अ स्टोरी। अगर कंपनी ने सेल्स जनरेट की है तो इसका मतलब कंपनी ने जान मारी है सेल्स जनरेट करने के लिए। अगर कंपनी के रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिकवरी के अंदर मसले हैं, प्रोविजन आएगा। सही है। अगर कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ रही है, सेल्स भी बढ़ रही है, रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कंपनी एक अच्छी पोजीशन पे आगे जा रही है। तो एवरी नंबर हैज अ स्टोरी। लेकिन आज हम आइजा 520 का दिल डिस्कस करने वाले हैं, उसका कोर कॉन्सेप्ट, उसका हार्ड पढ़ने वाले हैं। ये वो ये वो आज की क्लास में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, ये वो एरिया है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जैसे फर्म में काम करते हैं तो हम भी इन चीजों को रोज यूज करते हैं। सर वो क्या चीजें कि एक्सपेक्टेशन किस तरीके से डेवलप की जाती है। एक वो एक्सपेक्टेशंस है जो आप लोगों को होती है एक दूसरे से, वो वाली बात नहीं है। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस कैसे कि लेट्स से कि पिछले साल सेल ये रही है, एक्स अमाउंट रहा है, 100 मिलियन रही है, उससे पहले 90 मिलियन रही है, उससे पहले 80 मिलियन रही है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई हर साल सेल्स 10 मिलियन से बढ़ रही है, तो इस साल भी सेल्स 10 मिलियन से बढ़ेगी। ठीक है। तो अगले साल की सेल्स कितनी होनी चाहिए सर? 110 मिलियन अगले साल की सेल्स होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। और कब एनालिटिकल प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस बना सकते हैं? ठीक है। एज एन ऑडिट एविडेंस कब से यूज कर सकते हैं सर? सबसे पहला क्वेश्चन, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि मैनेजमेंट ये बोलती है कि इस साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 120 मिलियन। मैनेजमेंट क्या बोलती है सर? मैनेजमेंट ये बोलती है कि इस साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 120 मिलियन। ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है? हाँ भाई, यस और नो बता दे जल्दी से। क्या ऑडिटर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है? ऑडिटर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। सर ऑडिटर अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाता है। वो सोचता है क्या लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस जो था टोटल 12 महीनों का, वो था 100 मिलियन। फैक्ट्री की प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज हुई, फैक्ट्री की प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज। सर मैं सिंपल सा 100 मिलियन से 10% से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 100 बनता है, 10 बनता है, और यहां से प्लस करूं तो सॉरी 100 को मल्टीप्लाई करूं 1.1 से तो 110। तो सर इस साल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना चाहिए था? 110। लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया सर? एक्चुअल में हो गया एक, एक्चुअल में हो गया 120। ये मैंने क्या बनाई? ये मैंने बनाई एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को मैंने कंपेयर किया एक्चुअल रिजल्ट से और डिफरेंस आया 10 मिलियन का। सर ये जो डिफरेंस है ना 10 मिलियन का, क्वेश्चन है क्या ये रीजनेबल है? क्या इस डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, रीजन ऑब्टेन करनी चाहिए? सर यही सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, यही सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। बिल्कुल सही कहा अजलान, बिल्कुल सही कहा। ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई, आपकी प्रोडक्शन तो रही है एक क्वांटम पे, लेकिन जो कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। सर यही तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हो, डिफरेंसेस आता है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, इन्वेस्टिगेट करने से आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है। सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन बनेगी, कंपेयर करोगे, डिफरेंस को एक्सप्लेन करोगे। बात समझ में आ रही है?
जी सर, बात समझ में आ रही है? अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कंपनी ने ऑफिस का रेंट पे किया है। कंपनी ने ऑफिस का रेंट पे किया है 24 मिलियन का। सर कंपनी ने ऑफिस का रेंट पे किया है, कितना पे किया है? 24 मिलियन का। पर मंथ रेंट बता दो जल्दी से कितना हुआ। पर मंथ रेंट बता दो जल्दी से कितना हुआ। 2 मिलियन, जबरदस्त। पर मंथ रेंट हुआ 2 मिलियन। सर इस साल सेम ऑफिस, सेम एग्रीमेंट, सेम ऑफिस, सेम एग्रीमेंट, मैनेजमेंट कितना रिकॉर्ड करती है? 60 मिलियन। मैनेजमेंट कितना रिकॉर्ड करती है रेंट एक्सपेंस? 60 मिलियन। ऑडिटर क्या बोलेगा? और नहीं, जो दिमाग में आ रहा है वो नहीं बोलना, सही है? जो दिमाग में आ रहा है वो नहीं बोलना, जो बोलना चाहिए वो बोलो। ऑडिटर क्या बोलेगा? डिसपॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भाई। सबसे पहले देख के नंबर को बोलोगे इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम ऑफिस, सेम एग्रीमेंट, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अली मुर्तजा जबरदस्त, अली मुर्तजा जबरदस्त। आइदर एडिशनल ऑफिस लिया है, न्यू प्रेमिसेस लिया है, रेंट एग्रीमेंट चेंज हुआ है, या एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हुआ है। सर ये सारे सवाल आते हैं जो ऑडिटर करता है, सही है? डिसप्लॉजिबल, डिसप्लॉजिबल, अहमद जबरदस्त, डिसप्लॉजिबल। सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो ऑफिस नहीं हो सकता है, या फिर रेंट एग्रीमेंट में अमेंडमेंट आ सकती है, या फिर एक्सपेंस ही गलत रिकॉर्ड हो सकता है। तो ऑडिटर क्या करेगा? वाउचिंग करने से पहले ऑडिटर को इशू मिल गया। क्या इशू मिल गया? कि सर जो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है ना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी परे है। तो मैंने क्या करना है उसको? क्या करना है सर? इन्वेस्टिगेट करना है। तो आपने कोई भी नंबर देखना है, जैसे मैंने सवाल दिया आपको ऑडिट का, आपने प्लॉजिबल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना था। प्लॉजिबल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना था। अनयूजुअल ट्रेंड मिल रहा है आपको, अनयूजुअल ट्रेंड मिल रहा है भाई, सेल्स गिर रही है, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है। अनयूजुअल ट्रेंड दिख रहा था, इसका मतलब ईसीएल के मसले हो सकते हैं, प्रोविजन के मसले हो सकते हैं, इसका मतलब इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट का एनआरबी का मसला हो सकता है ना? तो भाई एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हवा में नहीं बनती है। आयजा कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि एक्सपेक्टेशन रिलायबल इंफॉर्मेशन पे बेस होनी चाहिए। ऑडिटर क्या यूज कर सकता है? ऑडिटर देख सकता है सर पिछले साल की फिगर क्या है, मंथली ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, बजट्स क्या हैं, फोरकास्ट क्या है, इंडस्ट्री एवरेजेस क्या है, या या प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या कह रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है। सर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएगी। ऑडिटर क्या करेगा? इन सारी सिचुएशंस को देखेगा अपने केस के हिसाब से, और एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा। सर ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल देके बताएं। हाँ सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एग्जाम्पल, कंपनी के एम्प्लॉइज सैलरी एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर कंपनी के एम्प्लॉइज से 500, लास्ट ईयर कंपनी के एम्प्लॉइज से 500, इस साल कंपनी के एम्प्लॉइज हैं 550। लास्ट ईयर कंपनी के एम्प्लॉइज थे 500, इस साल कंपनी के एम्प्लॉइज हैं 550। सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है कितना? 10% का। सर 10% से सैलरी इंक्रीज हुई है। पिछले साल कितने एम्प्लॉइज थे? 500, इस साल कितने एम्प्लॉइज हैं? 550। सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है? 10% से इंक्रीज हुई है। तो अंदाजे के मुताबिक, ऑडिटर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, सर ये भी 10% से इंक्रीज हुए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और सैलरी भी 10% से इंक्रीज हुई है। तो एक लेमैन सर 20% के आसपास होना चाहिए। सर 20% के आसपास होना चाहिए इंक्रीज। लेकिन एक्चुअल इंक्रीज जब मैं देखता हूं, जब मैं एक्चुअल इंक्रीज देखता हूं, तो सर एक्चुअल इंक्रीज है 20% का नहीं, एक्चुअल इंक्रीज है सर 55% का। एक्चुअल इंक्रीज कितना है? 55% का। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? जल्दी से जबरदस्त। फ्रॉड भी हो सकता है, ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकते हैं, ट्रेनिंग हो सकती है, गोस्ट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ना, गोस्ट एम्प्लॉयज हैं, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये पॉसिबल रीजंस हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा?
जब ऑडिटर को यहाँ पे फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई हो जाए तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा, और ये वो रीजन जो आप लोगों ने बताया, जो कुछ मैंने बताया, ये रीजन निकल के सामने आएंगे। बात समझ में आ रही है? गोस्ट एम्प्लॉयज की जैसा बात की, फॉर एग्जाम्पल एचआर की रिपोर्ट कहती है एम्प्लॉयज हैं 400। एचआर की रिपोर्ट कहती है एम्प्लॉयज हैं 400। सही है। पेरोल सिस्टम जहां से पेरोल प्रोसेस होता है, पेरोल प्रोसेस वो कहता है एम्प्लॉयज हैं 430। वो कहता है एम्प्लॉयज हैं 430। ये 30 लोग एक्स्ट्रा हैं। कौन है ये? कौन है भाई? जबरदस्त। तो ये कहां से पता लगा मुझे? ये कहां से पता लगा? सर, दो इंफॉर्मेशन को, क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? नहीं बेटा, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉय के नंबर्स हैं ये, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सर पहले 400 थे, अब 430 हो गए। पहले जो एचआर की रिपोर्ट मैंने देखी तो 400 एम्प्लॉयज थे। जिस सिस्टम से पेरोल प्रोसेस हो रहा था, वो रिपोर्ट मैंने निकाल के दी, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं सर? 400 नहीं, 430 हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज कितने थे? 30। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहां से भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, कंपनी ने कोई भी नया एसेट परचेज नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर। एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है, इसका मतलब वो भी सेम है। एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है वो भी सेम है। सर लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन था 50 मिलियन। लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन था 50 मिलियन। इस साल का डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 50 मिलियन। इस साल का डेप्रिसिएशन 80 मिलियन। छोड़ो 80, छोड़ो, अतरंगा नंबर लगते हैं, 82 मिलियन। सही है। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है सर? 82 मिलियन। क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? हाँ जी, क्या हुआ है? जबरदस्त। क्या रीजन हो सकता है? न्यू एसेट कैपिटलाइज हो सकता है। जबरदस्त। यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। सर डेप्रिसिएशन का रेट गलत यूज हो सकता है। ये नेगेटिव चीजें भी तो हो सकती है ना। स्केप्टिसिज्म रखो ना दोस्त। नेगेटिव चीजें भी तो हो सकती हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है ना? हो सकता है ये? जल्दी बताओ। कैलकुलेशन एरर हो सकता है। हाँ। मैनुअल हो सकता है, कैलकुलेट कर रहा हो सकता है सिस्टम ने भंड मार दिया हो। कुछ भी हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, गलत रेट लग जाए। सही है। पॉसिबल हो सकता है। सर ये सारे रीजन हो सकते हैं। आइजा 520 में ये बताता है। सर एक और क्लास एक एग्जांपल डिस्कस करूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर लोन है 1 अरब का। लोन कितना है सर? 1 अरब का लोन है। इंटरेस्ट रेट जल्दी से बता दो। इंटरेस्ट रेट जल्दी से बता दो, कितना? कितना रखूं इंटरेस्ट रेट? 10%। इंटरेस्ट रेट रख दिया मैंने 10%। इंटरेस्ट रेट रख दिया 10%। एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 1 अरब का लोन है, 10% का इंटरेस्ट रेट है। निकालो इंटरेस्ट एक्सपेंस। 100 मिलियन। जबरदस्त। कितना? 100 मिलियन का क्या है सर? 100 मिलियन का है इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 मिलियन नहीं है। कितना है? कितना है सर? 150 मिलियन। ये क्या किया मैंने सर? यहां से मैंने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप की, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया। जब मैं एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस देखने गया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी 50 मिलियन ऊपर था। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी 50 मिलियन ऊपर। ऑडिटर क्या करेगा? हाँ जी। ऑडिटर क्या करेगा? जबरदस्त। ऑडिटर क्या करेगा? सवाल करेगा। ऑडिटर क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई ये क्या, क्या वजह हो सकती है इसकी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अच्छा जी। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज। बच्चों हम जो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, हम जो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं,
ये हर लाइन आइटम पे, हर अकाउंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? किन पे अप्लाई हो सकते हैं? किन पे अप्लाई हो सकते हैं सकीना, जबरदस्त। किन पे अप्लाई हो सकते हैं? सर ये तो अकाउंट्स बता रहे हो ना आप, अकाउंट्स बता रहे हो ना। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं फ्रेमवर्क के बारे में बात करता हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता हूँ। सर उन अकाउंट्स पे अप्लाई होंगे, उन अकाउंट्स पे अप्लाई होंगे, ये लिख लेना अपने पास, जो कि प्रिडिक्टेबल हो। भाई आप एक्सपेक्टेशन बना रहे हो ना, रिजल्ट ही अगर प्रिडिक्टेबल नहीं है कैसे होगा स्टेबल? बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस अगर आई तो एनालिटिकल प्रोसीजर हमेशा आपको गलत जवाब देंगे। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आई तो एनालिटिकल प्रोसीजर हमेशा आपको गलत जवाब देंगे। नंबर थर्ड, रूटीन। रूटीन, सर मैटर्स रूटीन के अगर हैं, उनकी आप एक्सपेक्टेशन बना रहे हो, तो आपको अनयूजुअल ट्रेंड समझ में आएगा, अनयूजुअल ट्रेंड दिखेगा। लेकिन आपने अगर डेटा ही अकाउंट ही आपने अनयूजुअल उठा लिया, तो एनालिटिकल प्रोसीजर उस पर अप्लाई नहीं होता। तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल अकाउंट्स पे अप्लाई होगा, वो अकाउंट जो कि प्रेडिक्टेबल, स्टेबल हो, और रूटीन नेचर को, जैसे आपने बताया सेल्स। मैंने देखो क्या क्या डिस्कस किया, सेल्स डिस्कस किया, पेरोल डिस्कस किया, इन्वेंट्री डिस्कस किया नहीं, इन्वेंट्री डिस्कस नहीं किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन डिस्कस किया। तो सर इस तरीके के हेड आप डिस्कस कर सकते हो, जो कि प्रेडिक्टेबल भी हो, स्टेबल भी हो, और रूटीन नेचर के हो। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं इसमें, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, फ्यूल भी आ जाता है। फ्यूल कैसे आता है सर? सर कितनी गाड़ियां हैं और क्या रेट चल रहा है, पर किलोमीटर क्या है गाड़ी का एवरेज, आप निकाल लोगे फ्यूल एक्सपेंस कितना होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे निकालोगे? सर एक एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट मिल जाता है आपको, कंपनी के एसेट्स मिल जाते हैं, इंश्योरेबल एसेट्स, इतने इतने एसेट्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम का रिजल्ट आपके पास आ जाता है। बात समझ में आ रही है? सर आपने कहा सर थोड़ा सा, जबरदस्त सकीना, जबरदस्त सकीना। अगर आपका ऑडिट पास हो गया, अगर आपका ऑडिट पास हो गया, तो आप ऑडिट पढ़ा सकती हो। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका ऑडिट पास हो गया तो आप अभी से ऑडिट पढ़ा सकती हो, क्योंकि मैं अगली चीज यही समझाने जा रहा था। दिमाग में आया कि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि अनस्टेबल अकाउंट्स क्या होते हैं सर, अनस्टेबल अकाउंट्स क्या होते हैं? हाँ भाई, कौन बताएगा? व्हाट आर अनस्टेबल अकाउंट्स? मैंने कहा कि एनालिटिकल प्रोसीजर स्टेबल अकाउंट्स पे लगते हैं। सही है, स्टेबल होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और रूटीन नेचर के होने चाहिए। सर वो कौन से अकाउंट्स हैं जो अनस्टेबल अकाउंट्स हैं? हार मानी? हार मानी? फ्रेमवर्क पे बात करो, एग्जाम्पल्स नहीं दो अभी, फ्रेमवर्क पे बात करो। अगर तुम लोग का कॉन्सेप्ट बैक एंड पे क्लियर है तो एग्जाम्पल्स बनती रहेंगी। अगर तुम लोग का कॉन्सेप्ट बैक एंड पे क्लियर है तो एग्जाम्पल्स बनती रहेंगी, मसला नहीं है। हाँ जी। सर वो एरिया जो कि हाईली जजमेंटल हो, वो एरिया जो कि हाईली जजमेंटल हो। बात समझ में आ रही है? वो एरिया जो कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल हो, वो एरिया जो कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल हो। सर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो अनयूजुअल हो, या एक बार अगर हुई, उसको हम प्यार से कहेंगे वन टाइम ट्रांजेक्शन, वन टाइम ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सर लीगल प्रोविजन। सर मैं एक गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कंपनसेशन पे केस ठोका हुआ है, एम्प्लॉयज केस जीत गए, वन टाइम प्रोविजन आया। इसकी एक्सपेक्ट नहीं बेटा, ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है, वन टाइम इवेंट है, इसकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हो सकती, वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, जबरदस्त। लीगल प्रोविजन, एग्जाम्पल लिखते रहो, एग्जाम्पल लिखते रहो अपने साथ।
लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। सर इसकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट, सवाल नहीं करना कि क्यों, ऐसा तो नहीं आ रहा ना किसी के दिमाग में कि सर लीगल प्रोविजन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट क्यों नहीं हो सकती। हाँ भैया, सवाल तो नहीं आ रहा ना किसी के दिमाग में। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट, फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन और सर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, जैसे एग्जांपल दी थी ऊपर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सर यहाँ पर अमोर्टाइजेशन भी हो सकती है ना बेटा। गुडविल, जबरदस्त बात की, गुडविल। सर इन एरियाज में आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, यहाँ पर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करो, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? जबरदस्त, आप समझ गए हो, आप समझ गए हो, आप बिल्कुल समझ चुके हो। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप बिल्कुल समझ चुके हो, सीन समझ चुके हो आप। अच्छा जी, अब अब हम स्टैंडर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहता हूं, अहमद हो जाएगा पास यार, हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। सारे मिलके बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सारे मिलके बोलो, सारे मिलके बोलो इंशाल्लाह। मैंने कहा था सारे मिलके बोलो इंशाल्लाह, तो बोलना था, आप लोगों ने लिख दिया। Student did not read the requirement of the question properly and the answer they wrote was altogether not required, resulting in losing precious marks. सही है, जबरदस्त। हुसैन कह रहा है बोल के लिखा था, गुड। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे भी फोकस रखना होगा आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। सर मैं बढ़ता हूँ अपने 5D मॉडल की तरफ। क्या है भाई? 5D मॉडल। सर ये वैसे तो बहुत मॉडल्स के बारे में सुना है, और 4D, 2D, 3D, 6D, 8D, 7D, 13D, पता नहीं क्या क्या, 13D भी है ना भाई, गुलशन इकबाल कह रही है। सर ये 520 में, आयदा 520 में आप कैसे लेकर आ गए 5D मॉडल? सर ये 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, नंबर 1, सर डिटरमाइन सूटेबिलिटी। डिटरमाइन सूटेबिलिटी, सबसे पहले ये डिसाइड करो, सबसे पहले ये डिसाइड करो, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर इस असर्शन के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है। जिस असर्शन को तुम वेरीफाई करने जा रहे हो, जिस असर्शन के अगेंस्ट तुम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ढूंढने जा रहे हो, क्या उस असर्शन के अगेंस्ट ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है भी कि नहीं है। तुम्हें उस असर्शन के अगेंस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस सूटेबल है, गुड, सूटेबल है, कर सकते हो ना सैलरी एक्सपेंस पे। हाँ जी, अभी मैंने ऊपर बताया ना, क्या बताया था ऊपर, ये 2 अकाउंट्स बताए, ये 2 टाइप के अकाउंट्स बताए ना, सूटेबल और नॉट सूटेबल। सैलरी एक्सपेंस पे क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ? यस और नो? जबरदस्त। क्या मैं इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस पे, क्या मैं इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल परफॉर्म कर सकता हूँ? हसन उमर करके दिखा दो, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। हाँ भाई, जबरदस्त, नहीं कर सकता, डिटरमाइन सूटेबिलिटी, ठीक है। तो जिस पे नहीं कर सकता वहां पे मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल करने पड़ेंगे। स्टेप 2, डेटा रिलायबिलिटी। स्टेप 2, डेटा रिलायबिलिटी, सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। सपोज मैनेजमेंट ने बजट बना दिया, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल बजट तैयार कर दिया, सवाल ये है, सवाल ये, क्या बजट रिलायबल है? क्या बजट रिलायबल है? अगर मैनेजमेंट हर साल अनरियलिस्टिक बजट बना रही है, तो क्या ऑडिटर उस बजट से एक्सपेक्टेशन बना सकता है? ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर देखेगा, जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं, जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं,
जिस डेटा की बेसिस पे जिस डेटा की बेसिस पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर बनाने जा रहा हूं, मैं एक्सपेक्टेशंस बनाने जा रहा हूं, ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर सोचेगा क्या वो सोर्स रिलायबल है भी कि नहीं है। जबरदस्त नूरुलैन, क्या वो सोर्स रिलायबल है भी कि नहीं है? क्या हम उस डेटा को कहीं से कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्या सर उस डेटा के ऊपर कंट्रोल्स स्ट्रांग है कि नहीं है? क्या सर डेटा इटसेल्फ कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं है? मैंने डेटा के बारे में बात की, मैंने डेटा के बारे में बात की, तो मैंने बात की क्या सोर्स रिलायबल है कि नहीं है? सर क्या डेटा की सोर्स एक्सटर्नल सोर्स है, रिलायबल है कि नहीं है? इंटरनल सोर्स है, तो क्या उस डेटा के ऊपर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग थे कि नहीं थे? क्या उस डेटा के ऊपर इंटरनल कंट्रोल सर स्ट्रांग थे या नहीं थे? क्या वो डेटा कंपेरेबल है भी कि नहीं है? क्या वो डेटा कंपेरेबल है भी कि नहीं है? क्या वो डेटा कंप्लीट है भी कि नहीं है? सर एग्जामिनर आपसे ये चार चीजें भी अलग से पूछ सकता है, और एग्जामिनर आपसे 5D मॉडल भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? कर लोगे? नेचर ऑफ डेटा ऊपर आ गया ना सूटेबिलिटी में, नेचर ऑफ डेटा सूटेबिलिटी में आ गया। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, आमद हो रही है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैनेजमेंट बोलती है मैनेजमेंट बोलती है हाँ भाई, सही है। मैनेजमेंट चुप हो गई, अब सही आ रही है? देखो इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, इंटरनेट भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, मैनेजमेंट बोलती है सर हम एस्टिमेट कर, एस्टिमेट किस चीज में यूज हो सकता है? फेयर वैल्यूशन में, इम्पेयरमेंट में, किसी भी चीज में यूज होता है। ऑर्डर पूछता है एस्टिमेट किस बेसिस पे कर रहे हो? एस्टिमेट किस बेसिस पे कर रहे हो भाई? मैनेजमेंट कहती है कि सर फीलिंग आ रही है। हाँ, मैनेजमेंट कहती है कि सर फीलिंग आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर फीलिंग इज नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फीलिंग इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बात समझ में आ रही है? बेसिस होनी चाहिए, बेसिस होनी चाहिए। स्टेप 3, डेवलप एक्सपेक्टेशंस। डेवलप तवक्कुआत बनाओगे आप, डेवलप एक्सपेक्टेशन। अब ऑडिटर क्या करेगा? एक्सपेक्टेड फिगर कैलकुलेट करेगा। सही है? एक्सपेक्टेड फिगर कैलकुलेट, और ये एक्सपेक्टेड फिगर जितनी प्रेसाइज होगी, रेंज नहीं, जितनी प्रेसाइज होगी उतना ही एनालिटिकल प्रोसीजर स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल मंथली रेंट फिक्स्ड है, एक्सपेक्टेड अमाउंट भी एग्जैक्ट सेम आएगा। सही है? मंथली रेंट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके अंदर आप अजम्पशंस डालोगे, रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जितनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, जितनी एक्यूरेट आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ही अच्छी आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप होगी। ये तो शेयर हो गया, है ना? जितनी प्रिसाइज आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ही अच्छी आपके पास एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी। नंबर 4, एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस। एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस, वो मुहावरा तो आपने सुना होगा, अग्री ऑन लेट्स अग्री टू डिसअग्री लेट्स अग्री टू डिसअग्री। दो दोस्त बहुत अच्छे हैं, है ना, दो दोस्त बहुत अच्छे हैं, आर्ग्यू हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि यार जरूरी तो नहीं है कि हम
हर बारी एक दूसरे से अग्री करें। लेट्स अग्री टू डिसअग्री। सही है। तो इसी तरीके से कुछ एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस होते हैं। एक्सेप्टेबल डिफरेंसेस वो जो ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है। सही है। कुछ डिफरेंसेस वो हैं जो समझ से भी बाहर होते हैं, और जब समझ से बाहर हो गए तो खतरे की घंटी वहीं पर। एग्जाम्पल, जबरदस्त एग्जाम्पल, ऑडिटर हर डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करता है। हाँ जी। क्या ऑडिटर हर डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करेगा? नहीं, नहीं, हर डिफरेंस तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सर फर्ज करो मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई कि सैलरी होगी 100 मिलियन। सर सैलरी निकली 100.2 मिलियन। सैलरी निकली 100.2 मिलियन। सर मेरी मटेरियलिटी है 10 मिलियन। क्या 2 लाख रुपए को इन्वेस्टिगेट करूं? हाँ। क्या 2 लाख को इन्वेस्टिगेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक्चुअल कितना है, 118 मिलियन, अब डिफरेंस कितना है? सर अब डिफरेंस 2 लाख का नहीं है। अब डिफरेंस कितना है? 18 मिलियन का है। मटेरियलिटी कितनी है? 10 मिलियन। ये कितना है सर? मटीरियल है। ये डिफरेंस कितना है? मटेरियल है। अब इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है। सर अब आयजा कहता है कि एक्सेप्टेबल डिफरेंस मटेरियलिटी और असेस रिस्क को देखकर डिसाइड की जाती है। मतलब अगर हाई रिस्क में छोटा डिफरेंस है तब भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा है। जबरदस्त हकीना, मैंने कहा कि आप टीचिंग भी कर सकती हो उसके बाद। आप टीचिंग भी इसके बाद कर सकती हो इंशाल्लाह। ठीक है। आखिरी 5D मॉडल। स्टेप 3 समझ में नहीं आया? स्टेप 3 क्या है भाई? एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे। वही जो मैंने चीजें आपको बताई यार, कि रेंट है 100 मिलियन का, इस साल भी सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 100 मिलियन का लास्ट ईयर का, इस साल 10% से प्रोजेक्शन बनी है। तो 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो 110 मिलियन आंसर आना चाहिए। सही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 150 मिलियन से बना है, तो ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दोनों मिलके पढ़ाएंगे यार। टेंशन क्यों ले रहा है? दोनों मिलके पढ़ाएंगे। अभी कैफ तो पढ़ ले यार, कैफ पे तो फोकस करो। हाँ जी। स्टेप 5। स्टेप 5। अब सर जो भी डिफरेंस आया आपने क्या करना है? उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? ऑब्वियसली मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन लोगे। हाँ, मैनेजमेंट से एक्सप्लेन। अब यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। मैनेजमेंट बोलती है इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। टीचर ट्रेनी बोलता है ओके कोई मसला नहीं है। सही है। एक जूनियर गया, वो क्या बोलेगा? सही है, बॉस ने बोला है कि इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है तो होगा। सीएफओ बोल रहा है भाई रॉन्ग। ऑडिटर क्या पूछेगा? एविडेंस किधर है? जो कड़क ऑडिटर होगा, जो सही ऑडिटर होगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर एविडेंस दो। इन्फ्लेशन किस परसेंटेज से हुई? इन्फ्लेशन किस परसेंटेज से हुई? और तुम्हारा एक्सपेंस कितनी परसेंटेज से बढ़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाओ। सपोर्टिंग इनवॉइसेस देखूंगा। सप्लायर की कॉरेस्पॉन्डेंस देखूंगा। रिवाइज एग्रीमेंट देखूंगा। एविडेंस एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। एविडेंस एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। आइजा 580 रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या लिखा है? ओरल रिप्रेजेंटेशन डू नॉट फॉर्म सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो आपको एविडेंस चाहिए कॉरोबरेट करने के लिए कि मैनेजमेंट ने जो बातें हमें बतियाई हैं, क्या वो असल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। झूठ तो नहीं बोला। तो आप क्या करोगे? दूसरी सोर्सेज से ऑडिट एविडेंस लोगे और दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करोगे। ये बात ठीक है? समझ में आ रही है? अगर एक्सप्लेनेशन वीक है मैनेजमेंट की, तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ये कौन कह रहा है? आयदा 520 कह रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? बच्चों बात समझ में आ रही है? सर इमेजिन करते हैं एक केस। सही है। एक केस है। वो केस क्या है? ABC सीमेंट लिमिटेड।
स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे आ जाते हैं ना यार। सही है। रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ बच्चों, रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ। एबीसी सीमेंट लिमिटेड, ऑडिटर ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा है, सेल्स 35% से इंक्रीज हुई है। सेल्स 35% से इंक्रीज हुई है। सर ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब कितना माल बनाया है, वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 4% से इंक्रीज हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। देखो, स्टैंडर्ड कहता है, आइजा 500 कहता है कि आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल लाजमी करना पड़ेगा। भले आप एक इनवॉइस क्यों ना देखो, हर एरिया की आपको देखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। हाँ जी, इसका जवाब दो भाई। जबरदस्त, हाई इन्वेंट्री रखी होगी, सेफ्टी स्टॉक होगा, वहां से निकाल के बेच दिया होगा। सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, सर कोई 12% से गिरी है इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ। हाँ जी, अब बताओ। प्रोडक्शन 4% से इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रिसिटी 12% से डिक्लाइन हुई है। जल्दी बताओ। हाँ बड़ी। एक और मजे की बात बताऊं, एक और मजे की बात बताऊं। इन्वेंट्री 45% से इंक्रीज हुई है। इन्वेंट्री 45% से इंक्रीज हुई है। जबरदस्त। हो सकता है सोलर पैनल लगाओ, हो सकता है पहले कंपनी मशीन यूज करती थी, अब हाथ से काम किया हो। हाँ जी। इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री 45% से इंक्रीज हुई है। रिसीवेबल डेज, रिसीवेबल डेज सर 35 डेज से बढ़ के 95 डेज हो गए। मतलब जो पैसा मुझे कस्टमर से 35 दिनों में मिलता था, अब उसी पैसे को लेने के लिए मुझे 95 डेज लग जाते हैं। जबरदस्त। देखो, रिस्क खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो, रिस्क खुद आइडेंटिफाई कर रहे हो। माशाल्लाह। कैश, सर कैश की बात करूं तो कैश 40% से डिक्लाइन हो गया है। जनाब, जनाब, क्या स्टोरी बन रही है? एवरी नंबर हैज अ स्टोरी, एवरी नंबर हैज अ स्टोरी। जल्दी से सवालात बताओ। हाँ जी। सवालात बताओ जल्दी से। सर क्या ये सेल्स, क्या ये सेल्स जो 35% की दिखा रहा है, सर क्या ये सेल्स जेन्युइन है भी कि नहीं है? क्या ये सेल्स जेन्युइन है भी कि नहीं है? सर इन्वेंट्री 45% से बढ़ी हुई है, क्या ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है? इसके अंदर एनआरबी का रिस्क तो नहीं है? सर रिसीबल्स, सर 35 डेज से 95 डेज में, क्या सर ये रिसीबल टाइम भी रिकवर होंगे भी कि नहीं होंगे? इसमें बेड डेट का, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का रिस्क तो नहीं है? सर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, सर प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज नहीं हुई जितने से आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। सर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैसे गिर गया? कैश क्यों नहीं आ रहा कंपनी के पास, कैश क्यों नहीं आ रहा भाई? ऑर्डर क्या देखेगा? हाँ भाई। कोई 6-7 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ किए 6-7 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। आप लोगों ने किए, आप लोगों ने किए 6-7 रिस्क आइडेंटिफाई किए, बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ देखे, दिमाग चला के। ऐसा ही है। अब सर आ जाते हैं फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर की तरफ।
सर फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स की तरफ आ जाते हैं। ऑडिट कंप्लीट, ऑडिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऑडिट, अरे भाई सिलेबस की बात नहीं कर रहा, क्लास की बात नहीं कर रहा, क्लास की बात नहीं कर रहा भाई। सुन तो लो, सुन तो लो। ऑडिट के फेजेस होते हैं ना, ऑडिट के फेजेस होते हैं ना। क्या होता है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन। सर ऑडिट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। सर ऑडिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ऑडिटर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा। ऑडिटर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा और वो खुद से पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑडिटर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा और वो खुद से पूछेगा। क्या पूछेगा? टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा? नहीं भाई, कि जो ओपिनियन मैं इशू कर रहा हूं, जो ओपिनियन मैं इशू करने जा रहा हूं, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की रियलिटी रिफ्लेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब, सर मतलब कि असल में जो स्टोरी हुई है, वो स्टोरी इन नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? एग्जैक्टली रीजनेबल है भी कि नहीं है? ट्रू एंड फेयर व्यू है भी कि नहीं है? फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है भी कि नहीं है? जबरदस्त। सपोज करो कंपनी लॉसेस में है, कैश नेगेटिव में जा रहा है, लोन्स पे नहीं कर पा रहा है, सप्लायर नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर ही नहीं दे रही। जबरदस्त हसन, जबरदस्त। मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर। सर बैठे बैठे 520 से कहां चला गया मैं? बैठे बैठे 520 से कहां चला गया? सर इसी तरह सवाल के अंदर, इसी तरह एग्जाम के अंदर फ्रॉड और गोइंग कंसर्न कभी भी कहीं भी आ सकता है। हमेशा तैयार रहना इस चीज के लिए। एग्जाम के अंदर फ्रॉड या गोइंग कंसर्न कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो सर फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिटर को ये इनकंसिस्टेंसी हाईलाइट करके देते हैं, और अगर जरूरत हो तो रिस्क असेसमेंट और ऑडिट रिस्पॉन्स को, ऑडिट प्रोसीजर को ऑडिटर रिवाइज कर सकता है। इसका मतलब ऑडिटर कहाँ खड़ा हुआ है? सर ऑडिटर कंप्लीशन में खड़ा हुआ है, लेकिन कंप्लीशन में जब वो फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा है तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आती है, ऐसी इंफॉर्मेशन उसको पता लगती है कि अगर वो प्लानिंग के टाइम पे, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे ऑडिटर को पता होती, या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ऑडिटर को पता होती, तो प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट डिफरेंट हो जाती और ऑडिट प्रोसीजर भी अलग हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है जाओ डे वन पे रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो भी तुम्हें रिस्पॉन्स देना है उसका रिस्पॉन्स भी रिवाइज करो। जबरदस्त। और ऑडिट ओपिनियन भी चेंज हो सकती है, ऑडिट ओपिनियन भी चेंज हो सकती है। बात समझ में आ रही है सर? सर बात समझ में आ रही है? सर जब भी जनाब, जब भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूं, जब भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूं, तो मैं अपने आप से ये 6 सवाल पूछूंगा। जब भी मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूं, मैं अपने आप से, मैं अपने आप से, सर मैं अपने आप से ये 6 सवाल पूछूंगा। कौन से सवाल? कौन से सवाल? मैं किस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूं, कौन सी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहा हूं और एक्चुअल रिजल्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, जो मैं डेवलप कर रहा हूं, वो कौन से डेटा की बेसिस पे कर रहा हूं? क्या वो डेटा रिलायबल है? क्या वो डेटा कंप्लीट है? क्या वो डेटा एक्यूरेट है? क्या उसके पीछे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं? एक्सपेक्टेशन के बाद जब मैं एक्चुअल से कंपेयर कर रहा हूं, क्या वो डिफरेंस मटेरियल है मेरे लिए या इमटेरियल है? सर मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, अगर वो डिफरेंस मटेरियल है तो मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा एक्सप्लेन करो मुझे। सर मैनेजमेंट मुझे जो भी एक्सप्लेनेशन देगी उसको मैं अदर ऑडिट एविडेंस के साथ कंपेयर करूंगा। तो सर मैनेजमेंट मुझे जो रीजन दे रही है, क्या वो दूसरे ऑडिट एविडेंस के साथ सपोर्टिव है भी कि नहीं है? क्या मुझे, क्या मुझे और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है भी कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अगर इन सब सवालों का जवाब यस में मिल जाए, अगर इन सब सवालों का जवाब यस में मिल जाए, तो समझ जाओ कि आइजा 520 यहां पर
कंप्लीट हो चुका है। अगर इन सब सवालों का जवाब यस में मिल जाए तो समझो आइजा 520 कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, अच्छा ऑडिटर वो है जो कि रेशियोज या नंबर्स को याद करके ना रखे, बल्कि उन रेशियोज या उन नंबर्स के पीछे जो कंपनी का बिजनेस है उसको भी समझ सके। यू नीड टू रिमेंबर जस्ट वन थिंग, that every number tells a story. Every number tells a story. Every unusual story deserves an investigation. क्या बात है सर, जबरदस्त। क्या बोला मैंने? Every number tells a story and every unusual story deserves an investigation. और हर इन्वेस्टिगेशन का एंड ऑडिट एविडेंस पर होना चाहिए, assumptions पर नहीं। ये बात समझ में आ रही है? सर अब हम आइजा 560 स्टार्ट करेंगे। डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्टार्ट। ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है उसका। हम आइजा 560 डिस्कस करेंगे। मुझे क्या बताओ, आर्टिकल में मजा आया? अब नोट्स तो पढ़ते रहोगे ना तुम लोग? नोट्स तो पढ़ते रहोगे ना? हाँ भैया। अब एक काम करो, जल्दी से सारे ग्रुप में मैसेज कर दो, आइजा 560 स्टार्ट हो रहा है। सर कंक्लूजन स्टेज पर ऑडिटर ने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई होती है एंटिटी से रिलेटेड, उससे भी एफएस को कंपेयर करता है, ये सर बता। अच्छा देखो यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ रिलेटेड पार्टी की। सही है, इसको ऐसे समझा देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ रिलेटेड पार्टी की। तो मैनेजमेंट के पास गए और मैनेजमेंट को बोला कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी मुझे डिस्क्लोज कर दो। मैनेजमेंट को बोला सारी की सारी रिलेटेड पार्टी मुझे डिस्क्लोज कर दो। आपको मैनेजमेंट डिस्क्लोज की, आपने कंफर्मेशन भेजी, काम शुरू कर दिया। सब चीजें हो गई, ऑडिट क्लोज था, नियर टू क्लोजर, कंप्लीशन की तरफ था। एक जूनियर ने आके बताया कि सर ये ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। आप मैनेजमेंट के पास गए, इस ट्रांजेक्शन का रैशनल बताओ, ये पार्टी कौन है ये आइडेंटिफाई करवाओ। सर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि ये तो रिलेटेड पार्टी है, ये तो रिलेटेड पार्टी है। अब इसका मतलब तुमने जो भी मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ली, जो भी एक्सप्लेनेशन ली इनिशियल फेज में, उसके अंदर मसला। हाँ भैया, तो शिवा म्यूट कर लो प्लीज माइक। उसके अंदर मसला। तो सर स्टैंडर्ड कहता है सारी की सारी रिस्क असेसमेंट रिवाइज करो, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। हो सकता है और भी अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज हों जो मैनेजमेंट ने तुम्हें डिस्क्लोज नहीं की हो। मैनेजमेंट से पूछोगे तुम्हारे कंट्रोल्स किस तरीके से फेल हो गए, क्योंकि तुमने तो कंट्रोल पे रिलायंस ली थी। तो इसका मतलब जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव है ही नहीं। तो कंट्रोल से रिलायंस खत्म करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंड ज्यादा करोगे। तो सर यही काम एनालिटिकल प्रोसीजर में भी हो रहा होता है। कोई ऐसी फ्लक्चुएशन जिसका तुम्हारे पास रीजन नहीं है, जिसका तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, इसका मतलब उसके पीछे कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पता ही नहीं है और तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है उसको। तो स्टैंडर्ड कह रहा है जाओ, जाके अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो और ऑडिट प्रोसीजर्स वापसी से परफॉर्म करो। बात समझ में आ रही है? आईटी इंशाल्लाह ताला कल करवाऊंगा। आईटी इंशाल्लाह ताला कल, कल देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स में। जी सर। बच्चों ग्रुप पे मैसेज चला दो, ग्रुप पर मैसेज चला दो, सब्सिक्वेंट इवेंट स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी। नूरुलैन का फेवरेट टॉपिक, सब्सिक्वेंट इवेंट्स।